नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के दिल में उतरने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसके विचार आज भी उतने ही ताकतवर हैं। किताब है जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकeth। जी। हिंदी में कहें तो जैसा मनुष्य सोचता है। बिल्कुल। और हम इसके एक बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक सारांश के सहारे इसके सार को समझेंगे। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी विचार सिर्फ एक लाइन में है: इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आज हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये एक लाइन, क्या ये सिर्फ एक अच्छा विचार है या सच में हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। बिल्कुल। और ये विचार मतलब पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया का एक तरह से डीएनए है। लगभग हर दूसरी किताब या सिद्धांत कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है। और जो ऑडियो बुक हमारे पास है वो इस एक बड़े विचार को 5 हिस्सों में बांटकर हमें एक सफर पर ले जाती है। अच्छा। पहला पड़ाव है विचार और हमारा चरित्र। हम्म। दूसरा विचार और हमारे हालात। हम्म। तीसरा विचार और हमारी सेहत। हम्म। फिर चौथा विचार और हमारा मकसद। और आखिरी मंजिल है शांति की ताकत। बेहतरीन। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, विचार और चरित्र। ऑडियो बुक में जो पहली और सबसे ज्यादा सबसे दमदार बात कही गई है वो ये है कि हर इंसान अपने विचारों की ही उपज है। जो भी हमारे दिमाग में लगातार चलता है वही धीरे धीरे हमारे कामों में और फिर हमारी पहचान में ढल जाता है। और इसे समझाने के लिए किताब एक बहुत ही जमीनी मिसाल देती है। वो कहती है जैसे एक बीज से पौधा उगता है वैसे ही हर विचार से एक कर्म जन्म लेता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक कुदरती नियम जैसा है। अगर आप जहरीले बीज बोएंगे तो फल भी जहरीला ही मिलेगा। उसी तरह अगर हमारे मन में लगातार गुस्से, नफरत या शक के विचार चल रहे हैं तो हमारे कामों में भी वही कड़वाहट झलकेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे असल लड़ाई अपने दिमाग में लड़नी है। सही बात है। बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों के बगीचे से होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है? क्योंकि ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जेम्स एलन की बात सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरी है। वो पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं बल्कि राइट थिंकिंग यानी सही सोच की बात कर रहे हैं। वो हमारे अंदर की दुनिया मतलब हमारे विचार और बाहर की दुनिया यानी हमारे काम और नतीजे, इनके बीच एक कारण और प्रभाव का रिश्ता दिखा रहे हैं। अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा। और इसका एक और गहरा मतलब है, हमारा चरित्र पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिल गई और अब बदल नहीं सकती। हम हर पल अपने हर हावी विचार के साथ अपने चरित्र को तराश रहे हैं, एक मूर्तिकार की तरह। से बनता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन किताब इससे भी एक कदम आगे जाती है और एक ऐसा दावा करती है जो मुझे हमेशा थोड़ा परेशान करता है। वो कहती है कि सिर्फ हमारा चरित्र ही नहीं बल्कि हमारे बाहरी हालात, हमारी परिस्थितियां भी हमारी सोच का ही आईना है। क्या ये सच में इतना सीधा है? ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। किताब इसके लिए एक आईने की मिसाल देती है। आईने की? जी। जैसे आईना आपका चेहरा दिखाता है, अच्छा या बुरा, बिना किसी लाग लपेट के, वैसे ही दुनिया और आपके हालात आपके अंदरूनी मानसिक स्थिति का अक्स हैं। किताब कहती है कि अगर कोई इंसान हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता है, शिकायत करता है, तो उसकी जिंदगी सच में शिकायतों का एक अंतहीन सिलसिला बन जाती है। वो अपनी ही सोच के बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल उठता है, उन लोगों के बारे में क्या जो सच में बहुत बुरी परिस्थितियों में हैं, जैसे कोई गरीबी में पैदा हुआ है या सही बात है, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया है। क्या ये कहना थोड़ा कठोर नहीं होगा कि ये सब उनकी सोच का नतीजा है? ये इस सिद्धांत का सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पहलू है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। किताब का मकसद पीड़ित को दोष देना नहीं है। जेम्स एलन ये नहीं कह रहे कि आपकी सोच ने भूकंप को बुलाया या आपको किसी खास परिवार में पैदा करवाया। अच्छा। वो कह रहे हैं कि जो हो चुका है उस पर हमारा काबू नहीं है, लेकिन उस घटना के बाद हमारी मानसिक प्रतिक्रिया, हमारा एटीट्यूड, वो पूरी तरह से हमारे काबू में है।
और वही प्रतिक्रिया हमारे अगले हालात की नींव रखती है। एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। दो लोग एक ही तूफान में अपना सब कुछ खो सकते हैं। एक इंसान हार मानकर बैठ सकता है और कह सकता है मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा इंसान कह सकता है मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं फिर से शुरू करूंगा। हालात एक जैसे थे पर सोच अलग। हाँ, और उसी सोच ने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी। तो ये काबू करने के बारे में नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया की ताकत को पहचानने के बारे में है। अच्छा, तो ये घटनाओं को कंट्रोल करने के बारे में नहीं बल्कि अपनी सोच से अपनी प्रतिक्रिया को दिशा देने के बारे में है। ये ज्यादा मायने रखता है। और अंदर और बाहर की दुनिया का ये कनेक्शन ये और भी गहरा हो जाता है जब हम अगले पड़ाव पर आते हैं, विचार और सेहत। ऑडियो बुक में कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मन का जहर और मन का अमृत। हाँ, ये रूपक बहुत कमाल के हैं। किताब कहती है कि डर, शक, गुस्सा, जलन, नफरत ये सब मन के जहर हैं। ये ऐसे केमिकल हैं जो हम अपने अंदर खुद बनाते हैं और जो धीरे धीरे हमारे शरीर के सिस्टम को खोखला कर देते हैं। जैसे जहर शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही ये भावनाएं हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है ना? प्यार, हिम्मत, शांति, भरोसा, इन्हें मन का अमृत कहा गया है। जी। ये हमारे शरीर को ताकत देते हैं, उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। आखिर में किताब एक लाइन में सब कुछ समेट देती है। एक साफ सुथरा मन ही एक सेहतमंद शरीर की गारंटी है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या 100 साल पहले कही गई इस बात का आज कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल। और यही बात जेम्स एलन को उनके समय से बहुत आगे का विचारक बनाती है। आज हमारे पास एक पूरी मेडिकल फील्ड है जिसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा। हाँ, जो दिमाग, भावनाओं और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच के रिश्ते का अध्ययन करती है। विज्ञान अब साबित कर चुका है कि लंबे समय तक तनाव, गुस्सा या डर की स्थिति में हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। मैंने सुना है इसके बारे में। ये हार्मोन्स थोड़े समय के लिए तो ठीक हैं, लेकिन लगातार शरीर में बने रहें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं और शरीर को अंदर से बूढ़ा करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ खुशी, प्यार और शांति की भावनाएं शरीर में ऐसे केमिकल्स को बढ़ावा देती हैं जो हीलिंग को तेज करते हैं। तो जिसे एलन ने मन का जहर और मन का अमृत कहा था, उसे आज विज्ञान हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की भाषा में समझा रहा है। वाह। तो हमने देखा कि हमारी सोच हमारे चरित्र को गढ़ती है, हमारे हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया को तय करती है और हमारी सेहत पर सीधा असर डालती है। ये तो अपने सोच पर काबू पाने की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में हजारों विचार एक साथ चल रहे हों तो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए? यहाँ शायद मकसद यानी पर्पस का रोल आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिना दिशा के विचार एक भीड़ की तरह होते हैं, बहुत शोर, बहुत ताकत, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। किताब कहती है कि बिखरे हुए विचार एक बिखरी हुई जिंदगी को जन्म देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन विचारों को एक ऊंचे और नेक मकसद की तरफ मोड़ देते हैं, एक चमत्कार होता है। वो सारी बिखरी हुई ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह फोकस हो जाती है। ऑडियो बुक में एक दिलचस्प लाइन है, जब आप किसी मकसद के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे आता है। ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है, क्या इसका कोई व्यवहारिक मतलब है? हाँ, ये जादुई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS? जी, ये हमारे दिमाग का गेटकीपर है। ये तय करता है कि हर सेकंड मिलने वाली लाखों जानकारियों में से कौन सी हमारे चेतन मन तक पहुंचेगी। अच्छा। जब आप कोई मकसद तय करते हैं, मान लीजिए आप एक खास नीले रंग की कार खरीदना चाहते हैं, तो आपका RAS उस जानकारी को प्राथमिकता देने लगता है। और अचानक वो नीली कार हर जगह दिखने लगती है। बिल्कुल। कारें पहले भी उतनी थी, पर अब आपका दिमाग उन्हें आपके लिए फिल्टर कर रहा है। मकसद भी यही करता है। जब आपका मकसद साफ होता है तो आपका दिमाग उन मौकों, उन लोगों और उन जानकारियों को पहचानने लगता है जो पहले आपकी नजरों से ओझल थे। तो ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं कर रहा, आपका केंद्रित दिमाग ही आपके लिए ब्रह्मांड को फिल्टर कर रहा है। सही पकड़ा। ये तो कमाल का नजरिया है। तो मकसद हमारी मानसिक ऊर्जा को जिंदगी में सही मौके ढूंढने के लिए एक सर्च कमांड देने जैसा है। इससे कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत कामयाब है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन अंदर से बेचैन। उनके पास मकसद तो है पर शांति नहीं है। किताब इस आखिरी और सबसे जरूरी मंजिल के बारे में क्या कहती है? और
यही इस सफर की सबसे ऊंची चोटी है, शांति। किताब कहती है कि सारी बेचैनी और सारे दुख की जड़ विचारों की अशांति है। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते, हम सही फैसले नहीं ले पाते। इसके लिए किताब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती है। जैसे एक शांत झील में ही चांद का अक्स साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत मन में ही सच और ज्ञान साफ दिखाई देता है। वाह! अगर झील में लहरें हों तो चांद का अक्स टूट जाता है, धुंधला हो जाता है। हमारे मन के साथ भी ठीक यही होता है। तो शांति का मतलब सिर्फ तनाव की कमी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक तरह की शक्ति है, एक ऐसी अवस्था जहां से हम जिंदगी को सबसे साफ तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे आप कामयाबी के बाद हासिल करेंगे, बल्कि ये वो जमीन है जिस पर खड़े होकर आप सही कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भारी शोर शराबे से भागना नहीं है। नहीं, ये अपने अंदर के शोर को शांत करने का एक अभ्यास है। किताब के मुताबिक मानसिक शांति ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इसी अवस्था में इंसान अपनी असल ताकत को पहचानता है। ये वो बिंदु है जहां इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी का निर्माता ही नहीं, बल्कि उसका स्वामी भी बन जाता है। तो आज हमने विचारों के इस पूरे सफर को देखा, कैसे एक छोटा सा विचार एक बीज बनकर हमारे चरित्र को बनाता है, फिर वही चरित्र आईना बनकर हमारे हालातों को दिखाता है। कैसे हमारे विचार हमारी सेहत की जड़ को सींचते हैं या उसे जहर देते हैं, और फिर कैसे एक मकसद के साथ मिलकर ये विचार हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और अंत में ये सब कुछ उस एक शांत अवस्था को पाने के लिए है जहां असली ताकत और समझ है। सब कुछ घूम फिरकर उसी एक लाइन पर आ जाता है, जैसा मनुष्य सोचता है। सही कहा। ये किताब हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उतनी ही बड़ी आज़ादी देती है, और यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सच में अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं और हमारे विचार हमारी छेनी और हथौड़ा हैं, तो आज हम सचेत रूप से सबसे पहला कौन सा विचार बदलने का फैसला करते हैं, और उस बदलाव से हम अपनी जिंदगी की कौन सी शाहकार, कौन सी मास्टरपीस बनाने का इरादा रखते हैं।